call is now being recorded. ठीक है, we are starting outlines. So we have to study about the introduction about the system, that what we are having in our system, respiratory system, what is, and then we have to study about the what is human physiology. Human physiology, which mean that the processes are going through in our body, and what are these systems, what are the processes, and what their function is, how they do works. तो अभी हमें जो देखना है वो ये है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, कितना काम करते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स उनके अंदर होती है जो कि वो फंक्शनल पार्ट को प्ले करती है. आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट. अभी हमें नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी. See, we can think ki, if we know we do not eat for 3 weeks, we can survive. If we do not drink water, we can do survive for some 3 weeks. But if we cannot breathe for 3 minutes, can you imagine that we will survive? अगर आप लोग सोचे कि आप 3 हफ्ते तक खाना नहीं खाएंगे तो आप सरवाइव कर जाएंगे, अगर आप 3 हफ्ते तक पानी नहीं पिएंगे तो आप सरवाइव कर जाएंगे. बट कैन यू इमेजिन कि आप अगर 3 मिनट तक भी सांस नहीं लेंगे तो आप सरवाइव कर जाएंगे? किसी को लगता है ऐसा? No, ma'am. राइट, एवरीबडी थिंक सो. सबको ऐसा ही लगता है? कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा हो कि वो 3 मिनट से ज्यादा ब्रेथ कंट्रोल कर लेगा अपनी? बोलो आर्यन, तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? नो मैम, नो मैम. मुझे भी नहीं लगता है. तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए इसी वजह ये दिस इज द मेन थिंग व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी कैन नॉट स्टैंड बाय, वी कैन नॉट लिव आवर लाइफ विदाउट रेस्पिरेशन. इफ वी से दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ब्रेथ, अगर हमारे सांस लेने की जरूरत क्या है, अगर हम इसके बारे में सोचे तो एवरीबडी हैव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दैट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रीथिंग. अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं. अगर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, दैट मीन कि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इसे पढ़ना ही चाहिए और हमें ये आना ही चाहिए, सो दैट कि हम लोग अपने आप को जिंदा रख सकें. अगर आप लोगों को ये प्रोसेसेस नहीं पता होंगी तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि टिल आवर लाइफ आप लोगों ने क्या सीखा या क्या किया और कितने टाइम तक आपने ब्रेथ इन ब्रेथ आउट किया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि होता क्या है एक्चुअली में. एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट द ऑल सिस्टम्स इन आवर बॉडी. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू डील विद इट. Say for now you are in a physiotherapy course, so you will ask about it ki why it is necessary to study the respiratory system in the physiotherapy course. Just because that people are having some lungs problem also, and we can deal with it. We can provide some breathing exercises so that कि their life would be less of hassle. इन लोगों को तकलीफ नहीं होगी. हम उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं जिनसे उनकी लंग्स कैपेसिटी एंड द लंग्स मसल जो है वो इम्प्रूव होती है, देयर फंक्शनल एबिलिटी इज इंक्रीज. तो हम लोग उनके साथ में अच्छे से कोप अप करके, वो लोग अपने डिजीज के साथ में अच्छे से कोप अप करके चल सकते हैं. जैसे कि लाइक एजमा, लाइक ब्रीदिंग कंजेशंस और लाइक लंग कंजेशन, लाइक दीज ऑफ सम very common diseases which we have to see, COPD and all. तो ये ऐसी डिजीजेज है जो हमें बहुत ऑफनली दिखती है, और इन सब डिजीजेज के अंदर हम लोग उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं जिसकी वजह से वो लोग अपना ब्रीदिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. और बाय डूइंग दैट प्रोसेसेस हम लोगों को ये लगता है कि ये कोर्स के अंदर ये रेस्पिरेटरी चैप्टर होना ही चाहिए, सो दैट कि वो लोग ये अच्छे से, आप लोग अच्छे से समझ पाए कि ब्रीदिंग में कहाँ कैसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है सांस लेने में, एंड यू कैन हेल्प हिम आउट कि वो अपने आप को ब्रीदिंग के लिए कैपेबल बना सके. तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस ओवर हियर. देन वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. Everybody knows about it कि there is a system, and if there is a system there should be so many structures over there which are helping to perform their functions, and they are helping out to make the person breathe. So there are so many, there is a system which is going through, and we will discuss about it in the further slides. Then we have structures like lungs. Everybody know lungs, in Hindi it is a फेफड़ा.
अगर आप लोग फेफड़े या लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के फंक्शन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके फिनोमिना के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे लंग्स जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं पेशेंट के लिए ब्रीद इन करना और ब्रीद आउट करने के लिए। Then we have a process of breathing. What is the process of breathing? How we breathe in, how we breathe out, how the O2 goes into the blood, how the CO2 comes out from the blood. This is the whole process which is taken in the system, that oxygen is consumed and CO2 is produced. So we have to know about it, the system, that how it works. क्योंकि हमें ये इतना तो पता है कि हमारे जो काम ये हमें मतलब फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस वी ऑल नो दैट अगर हम ब्रीद इन करते हैं तो वी टेक द O2 इन, एंड इफ वी ब्रीद आउट देन वी स्पेल आउट द CO2। हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, इतना सबको पता है। बट अगर हम बात करें कि गैसियस एक्सचेंज ब्लड के साथ में कैसे होता है, कैसे हमारी सेल्स जो है वो O2 को जाने दे अपने अंदर लेने के लिए आने देती हैं और CO2 को बाहर जाने के लिए परमिट कर देती है, तो ये प्रोसेस कैसे होता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज ऑफ कोर्स द CO2 and O2 exchange, how it exchange itself, because there is no any there is no anything like any equipment, there is no any equipment in our body that which takes in the O2 from the blood and push it to the heart, or there is no anything that takes the CO2 and push it to the heart. There is nothing like that. These are the phenomena, these are the pressure related phenomena in our body. ये सब जो चीजें, ये जो सब प्रोसीजर है गैस एक्सचेंज का, ये सारा प्रेशर का खेल है। जैसे जैसे हमारा प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे ब्लड के अंदर जो प्रेशर है उसके अंदर अगर हम लोग बैलेंस करते हुए चलते हैं, तब हमें पता चलता है कि जैसे हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारा वॉल्यूम कम होगा, या वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो इन सब फिनोमिना के साथ में क्या चीज़ अंदर आएगी, क्या चीज़ बाहर जाएगी, ये सब रिलेटेड है आपका गैसेस का सिस्टम जो है वो प्रेशर से रिलेटेड है। हम लोग आगे अभी जो फर्दर स्लाइड्स होगी उनमें इनके बारे में देखेंगे। देन वी हैव अ गैस ट्रांसपोर्ट। गैस ट्रांसपोर्ट दैट मीन कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, कैसे जो ऑक्सीजन है वो it moves from one system to another, it moves from the plasma to the cell, it moves from plasma to the hemoglobin, how it binds up with the hemoglobin, how it dissociate from the hemoglobin। कि अगर हमें गैसेस ट्रांसपोर्ट देखना है कि कैसे हमारा जो ऑक्सीजन या CO2 है वो प्लाज्मा से निकलकर बाहर मसल्स या ब्लड सेल्स के पास में जाता है, या फिर अगर ब्लड और मसल्स के साथ में से CO2 आता है और बाइंड अप होता है, कैसे वो बाइंड अप होता है। और अगर हमें ये देखना है कि अगर HbCO2 मतलब हीमोग्लोबिन, अगर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिलेटेड है तो वो कैसे डिसोसिएट करेगा, कैसे वो अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा और वो मसल्स तक पहुंचेगा। Because we know that if a hemoglobin is attached with the O2, then it is a strong binding. How it breaks down? Why it break down? ये क्यों break down हो जाता है कि आपका ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से break down होकर मसल्स के पास में पहुंच जाता है। These are all related with the pressure thing. तो ये जो सारी चीजें हैं, we have to deal with it. We have to study about the system, and we have to study about the functions, and we have to study about the structures which we are facing towards in human physiology. We have different systems like respiratory system, cardiovascular system, different systems we have to study, but now we are focusing on the only respiratory system, and we have to study about it so that we can know about the functions and we can know about the physiology. So first thing is coming on, which is what is human physiology. So the branch of biology that deals with the normal function of human and their parts. ये वो ब्रांच है जहाँ से आप लोग ये देखते हैं कि आपकी बायोलॉजी, अभी आप सभी स्टूडेंट्स बायो के हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। हमारे पास में बॉडी के अगर हम किडनी का पार्ट देखते हैं, we have two kidneys in our body, so we know that it is related with the excretory system। क्योंकि किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी हमारे पास में यूरिन फॉर्मेशन करके यूरिन को रिलीज आउट करने में हेल्प करते हैं, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इफ वी think about the oxygen CO2 breathing in and breathing out, so we have to deal with the respiratory system।
if we think about the cardiovascular physiology, which is mean about the pumping the blood, दैट मीन कि हम लोग ब्लड को पंप इन करते हैं, पंप आउट करते हैं, ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूअसली मेंटेन हो। देन वी हैव अ न्यूरोलॉजिकल फिजियोलॉजी। न्यूरोलॉजिकल फिजियोलॉजी इट इज अ फंक्शन which is controlled by our neuron system, which is controlled by our mind or our brain, so that our body moves, our body works, we think, we perform the work. These are all the systems which are consecutively performing in our human body. ये इतने सारे जो सिस्टम है वो कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी के साथ में वर्कआउट करते रहते हैं, सो दैट कि ह्यूमन लाइफ जो है वो सरवाइव कर सके और हम लोगों को अपनी जिंदगी जीने में आसान हो। अभी आप लोगों की स्लाइड पे शो हो रहा है व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रांच क्या है, कितने सिस्टम्स है, कितनी चीजें हमारे साथ में आ सकती है। दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल, only 3 example are there: respiratory, cardiovascular, neurological। और भी कई सारे सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स और डिफरेंट सिस्टम्स आर गोइंग थ्रू। हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो वर्कआउट करते हैं, और जो हमारे सिस्टम्स एक साथ में इतना कंसेक्यूटिवली वर्क करते हैं सो दैट कि ये चीजें हमारी लाइफ को ईजियर कर सके और हम अपनी लाइफ को सर्वाइवल में ला सकते हैं। अगर तो कोई बच्चा नोट डाउन करना चाहे तो वो भी कर सकता है, ठीक है। और अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि स्लाइड को बीच में रुकना चाहिए, हमें थोड़ा सा इसको रोक के देखना चाहिए, तो भी आप लोग बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वी हैव अ टॉपिक इम्पोर्टेंस, कि हमको ये क्यों देखना है या हमें ये क्यों जरूरी है। यू कैन गो 3 weeks without food, as I said earlier, and 3 days without water, and only 3 minutes without air। जो सर्वाइवल है हमारा वो 3 weeks का है अगर हम खाना नहीं खाते, 3 days का है अगर हम पानी नहीं पीते, एंड 3 minutes का खेल है कि अगर हम ब्रीदिंग नहीं करते। तो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि अगर हम सांस लेना रोक ही नहीं सकते हैं, अगर हम सांस लेना या ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करना प्रोसीजर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, दैट मीन इट इज अ नेसेसरी थिंग विच वी हैव टू डू। दिस इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग कि आप अगर आप कभी भी ये सोचेंगे कि हम लोग कुछ भी चीजें बंद कर सकते हैं, लाइक इन अ लॉकडाउन सिचुएशन विच वी आर फेसिंग इन दीज डेज, सो वी कैन स्टॉप एनीथिंग टू एवरीथिंग, बट वी कैन नॉट स्टॉप ब्रीदिंग। हम लोग बाहर जाना छोड़ सकते हैं, हम लोग खाना पीना छोड़ सकते हैं, लेकिन हम सांस लेना नहीं छोड़ सकते हैं। हम खेलना कूदना छोड़ सकते हैं, जैसे बहुत से लोगों ने पढ़ाई छोड़ रखी है, कुछ लोगों ने बाहर आउटिंग करना छोड़ रखा है। सब लोगों ने अपने अपने तरफ से कई सारी चीजों को गिव अप किया हुआ है कि आप लोग अपना सर्वाइवल बेटर कर सके या आप लोग इस सिचुएशन के साथ में कोप अप कर सके। लेकिन किसी ने ऐसा किया है कि सांस लेना छोड़ दें? किया है किसी ने? No, ma'am. एग्जैक्टली कोई कर भी नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा सोचे कि सांस लेना छोड़ना है तो फिर वो बोलेगा कि लॉकडाउन ही क्यों किया है, फिर सांस ही लेना छोड़ देना है, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो दीज थिंग्स आर कि ये टॉपिक इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता रहे कि हमें सांस लेना कितना जरूरी है। अब ये जरूरी है तो इसमें क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। Then we have a clip of mountain climbers। ये चीज आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया था, एंड आई एम अगेन डिस्कसिंग इट कि ये फर्दर स्लाइड्स के बाद में ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ अगर मैं इसमें दूं तो इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट वी क्लाइम्स ऑन द माउंटेन। तो उसके बाद में हमारे पास में ऊपर जाते जाते क्या होता है, प्रेशर जो होता है उसका लेवल कितना हो जाता है, और कैसे फिर हम लोग ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट की प्रोसीजर को देखते हैं। आप लोग ये देखते होंगे, अगर आप लोगों ने नॉर्मली एग्जाम्पल देखा होगा कि जो लोग ऊपर हाइट पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जो लोग लाइक पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, वो उन लोगों का चेहरा ज्यादा लाल होता है। और अगर हम लोग ये देखें कि उन लोगों का चेहरा क्यों लाल होता है, तो उनके अंदर जो होता है कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग द हीमोग्लोबिन टू द O2 इज मच मोर। हम लोगों की हम लोग अगर ऊपर जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो हम लोगों का सांस फूलने लगता है, बट दे कैन रन। जो लोग वहीं पे रहते हैं वो लोग तो वहां पर भाग लेते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं इजीली। अगर उनको वेट लिफ्ट भी करना हो तो वो कर लेते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए तो हम तो 3-4-5 मिनट के बाद में सांस फूलने लगता है, या फिर हम लोगों को ऐसे लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। कुछ जो एज फैक्टर है कि अगर कोई बड़ी एज के लोग अगर ऊपर चले जाते हैं तो उन लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए आपका पहले प्री मेडिकल चेकअप होता है अगर आप किसी क्लाइंबिंग की तरफ जा रहे हैं, सो दैट कि आपकी कैपेसिटी देखी जा सके कि आप ऊपर जाके सर्वाइव कर पाएंगे, आप लोगों को कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं आएगी।
तो ये पिक्चर हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं. Then we have functions of respiratory systems. But the function which is performed in the respiratory systems, we have to deal with it. Then the first function is provide extensive surface area for gas exchange between air and circulating blood. This is the main thing which we have to study about, that it provides the extensive surface area for gas exchange. In our body, we provide a surface area for the gaseous exchange between the air. Which air? The atmospheric air and the circulating blood. The body's circulation blood comes up with the function with the atmospheric air, and they work proportionally and do exchange of the air, do exchange of the gases. अगर मैं इसे हिंदी में डिक्टेट करूं कि ये एक ऐसा फंक्शन इसके अंदर परफॉर्म होता है जिसमें जो एक्सटेंसिव सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाया जाता है हमारी बॉडी की तरफ से, जिससे एटमॉस्फेयर की गैस का हमारे सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर जो हमारा ब्लड चल रहा है उसके अंदर प्रेजेंट गैसेस का एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ में एक्सचेंज हो जाता है. ये मेन फंक्शन है जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है इसके में. Then we have moving air to and from the exchange surface of the lungs along respiratory passage. अगर हम लोग देखें कि मूविंग एयर फ्रॉम द सरफेस, जो हमारा सरफेस है, जो हमारे लंग्स के सरफेसेस हैं, वहाँ से हमारे पास में गैसेस मिलती है. देन इट कम्स फॉर द रेस्पिरेटरी पैसेज वे. जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज वे है, जो हम लोगों का नॉस्ट्रल से शुरू होकर लंग्स तक जाता है, there is a multiple organ which are functioning together, like our nostril, like our larynx, pharynx, like the windpipe and the bronchi, alveoli. इतने सारे पैसेज है हमारे पास में जो कि एक जो बाहर से इन्वायरमेंटल एयर है उसको लेकर जाती है और लंग्स तक लेके जाती है, उस एरिया तक लेकर जाती है जहाँ पर उसका एक्सचेंज होना है. तो इसका भी एक फंक्शनल कैपेसिटी है, इसका भी एक प्रोसीजर है कि स्टेप बाय स्टेप ये लोग मूव ऑन करते हैं. फर्स्ट स्टेप कौन से, नॉस्ट्रल से जाती है कि माउथ से जाती है, किधर से जाती है, जाते 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 वो कैसे एल्वोलाइज तक पहुंचती है, कैपिलरीज तक पहुंचती है, सो दैट कि वो वहां जाकर अपने आप को शिफ्ट कर सके. देन नेक्स्ट द फंक्शन वी हैव इज protecting respiratory surface from dehydration, temperature changes or other environmental variation, and defending the respiratory system and the other tissues from the invasion by pathogen. So the thing, we have a protective mechanism also, which is dehydration, which mean आपके बॉडी के अंदर वाटर लेवल की कमी हो जाना. अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल रिड्यूस हो जाता है तो हाउ इट कोप्स अप विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. देन वी हैव अ टेम्परेचर चेंजेस. लाइक अगर हमारा सिस्टम देखे तो वी कैन डू सर्वाइव इन विंटर्स where we have a temperature of -3, -2, -5 sometimes, which and we can survive up to 55 degrees. Like 55 degrees of temperature we do survive. So there are the changes in the environment and in our body consecutively. We have a changes in our body system, we have to change or we have to accumulate according to the environment. So which system will help it out? Respiratory system help us out that we can survive in both situation, in winters or in summers or in spring. किसी भी सीजन के अंदर हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं. इंडिया के अंदर तो वेरिएशन ऑफ सीजन्स हमारे पास में रहती है, तो वी कैन डू सर्वाइव इन पौंडीचेरी, वी कैन डू सर्वाइव इन मुंबई, वी कैन डू सर्वाइव इन राजस्थान, वी कैन डू सर्वाइव इन कश्मीर. हमारे पास में, हमारे सिस्टम के पास में इतना वेरिएशन अवेलेबल है कि हम लोग किसी भी जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल सिस्टम. और अदर एनवायरमेंटल वेरिएशन, लाइक कोई भी वेरिएशन आती है एनवायरमेंट के साथ में, वी कैन डू सर्वाइव विद दैट. एंड डिफेंडिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड अदर टिश्यूज फ्रॉम द इन्वेजन बाय द पैथोजन. लाइक वी हैव अ पैथोजन. If we have any external pathogen which tries to enter in a respiratory system, our body starts to respond. Firstly, the system respond like we have some air particles. So if it tries to comes in the nostril, so what we do, what our body respond? We sneeze up.
हमें छींक आ जाती है, हम लोग छींकना शुरू कर देते हैं। अगर कोई भी एयर पार्टिकल जो है वो अगर हमारी बॉडी के साथ में अंदर जाने की कोशिश में, अगर एयर के साथ में हमारी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश में करता है, तो फर्स्ट हमारे पास में रिस्पॉन्स होता है स्नीजिंग। हम लोग उसी टाइम उसको बाहर निकालने की कोशिश कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो नॉस्ट्रल्स है उनमें हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर्स है, जो कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर नहीं सकते हैं। जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स है वो उन्हें वहीं पे रोकने की कोशिश करते हैं, हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर ही रुक जाने की कोशिश करते हैं कि बाहर का जो कोई भी पार्ट है, पार्टिकल है, वो अंदर चला नहीं जाए। अगर वो अंदर भी जाने की कोशिश करता है, इफ दैट क्लियर्स आउट द वे फ्रॉम द नॉस्ट्रल, देन इट रीच टू द ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर अगेन सीलिया लाइक बॉडीज, एक पतली पतली स्ट्रक्चर्स रहती हैं। व्हाट दैट डू, वी स्टार्ट्स टू कफ। अगर कोई भी चीज हमारी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल चीज है जो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती है एयर के अलावा, तो वो चीज बाहर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा बड़ा पासेज प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू आवर माउथ। वी स्टार्ट्स टू कफ एंड व्हाट वी डू, वी स्पिल इट आउट। अगर कोई चीज हमारे साथ में सांस के साथ में अंदर जाने की कोशिश करती है, तो अगर वो छींकने के साथ में बाहर नहीं आती है, तो वी स्टार्ट्स टू कफ। हम लोगों को खांसी आती है, हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। देन अगेन इफ इट रीचेस टू आवर लंग्स, अगर वो लंग्स के साथ में फंक्शन, अगर वो लंग्स तक पहुंच ही जाती है, तो लंग्स तक पहुंचने के बाद में हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती है, वो वहाँ पे फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है कि जितना जल्दी हो सके वो उस चीज को बाहर निकाल सके। तो ये सिस्टम जो है हमारा, ये डिफेंडिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे पैथोजन जो भी चीज कोई भी अंदर गई है उसके साथ में डील करने के लिए हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज को प्रोवाइड करवाती है, और उसके साथ में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो फाइट स्टार्ट होती है, आवर बॉडी टेम्परेचर राइजेस अप, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, हमें फीवरिश फील होने लगता है, और हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो उनके साथ में फाइट अगेंस्ट करना शुरू कर देता है। तो हमें ये पता चल जाता है, because our body gives us a sign that we are having something else in our body without the normal procedure। हमारी बॉडी हमें कुछ एक साइन एंड सिम्टम्स देती है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक ऐसा चीज चल रहा है जो नॉर्मल नहीं है। लाइक अगर हमें फीवर होगा तो वी नो डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ तो अंदर ऐसा गया है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक फाइट चल रही है और हमारा टेम्परेचर राइज अप हुआ। जैसे ही हमारा टेम्परेचर राइज अप होता है, वी कम्स टू नो कि हमें फीवर हुआ है, तो हम लोग एंटीबॉडीज का इनटेक करना शुरू करते हैं। हम अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं हम, सो दैट कि हम अपनी बॉडी को हेल्प कर सके, जो भी एक्सटर्नल पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया उसके साथ में फाइट कर सके और उसको रिलीज आउट कर सके। तो लाइक दिस आवर सिस्टम डू वर्क्स, इट मेक अस safer from the every external pathogen। Our body do not allow external pathogen to enter in our body। और हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने का जो सोर्स है हमारे नॉस्ट्रल्स, वो उसे हमेशा ही एक प्रिकॉशनरी वे के अंदर लेते हैं कि कैसे कैसे हमें अपने सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर को देना है, बाकी चीजों को नहीं। Then next is producing sound involving in speaking, singing and other forms of communication। The system providing us the sounds, larynx, which is in our throat, so we can, if you tries to feel, if you place your finger to the your neck, so you will feel, when you will speak up, you will feel that there is a vibration which is larynx, and which is vibrate whenever we do speak, whenever we do sing, or whatever we use our voice, whenever we use our voice। So we tries to communicate with our voice, maximally we tries to communicate with our voice। हम लोग जो डेफ एंड डम नहीं है, अगर वो नॉर्मल है, तो हम लोग अपना कम्युनिकेशन बात करने से, अपनी आवाज से ही उसको कम्युनिकेट करते हैं हम किसी के साथ में। लाइक अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा तो वो क्राइज अलॉट, वो रोने के साथ में या आवाज करने के साथ में किसी के साथ में कम्युनिकेट करता है कि अगर उसे भूख लगी है, या फिर क्या करता है वो कि वो हंसता है, खिलखिलाता है, तो एवरीबॉडी नोज कि बेबी इज नॉट हंग्री एंड बेबी इज ओके। अगर हम अपनी बात करें तो हम वी कैन स्पीक, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसी बातें हो रही है, क्या चीजें हमें समझनी चाहिए। तो दीज ऑल थिंग्स कम्स आउट फ्रॉम द वॉइस। हम बातें करने से ही किसी चीज का पता लगा सकते हैं, या फिर कोई और बंदा जो बात कर रहा होगा, हम उसको सुनने के बाद में ये पता लगा सकते हैं कि व्हाट द सिचुएशन इज गोइंग थ्रू। तो ये जो सिस्टम है अगेन हमारा वॉइस का, ये वॉइस सिस्टम भी कहाँ से आता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फंक्शनिंग की वजह से ये हमारे पास में डेवलप होता है। देन द लास्ट फंक्शन इज
facilitating the detention of olfactory stimuli by olfactory receptor in the superior portion of the nasal cavity. हमारी nasal cavity के अंदर olfactory nerves होती हैं जो हमारे स्मेल सिस्टम को रेगुलेट करती हैं. अगर हमें किसी भी तरीके की स्मेल आती है, लाइक अगर हमें पंजेंट स्मेल आती है, अगर हमें बर्निंग स्मेल आती है, अगर हमें फ्रेग्रेंस आती है, तो ऐसा कुछ भी अगर होता है तो हमारे नॉस्ट्रल्स को सबसे पहले पता चल जाता है कि हम किस एनवायरनमेंट में खड़े हैं. अगर हमें बर्निंग स्मेल आती है, कुछ जलने की बदबू आती है, तो भी हम उसे पता लगा सकते हैं अपने नॉस्ट्रल से, एंड वी कैन थिंक अबाउट इट कि अभी जो सिचुएशन में बर्निंग की स्मेल आ रही है तो उसे कैसे डील करना है. तो अगर हमारे पास में नॉस्ट्रल नहीं होंगे तो हम स्मेल नहीं कर पाएंगे, ऑल्फैक्टरी नर्व्स नहीं होंगे तो हम स्मेल नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि वो क्या है. लाइक जो अभी हमारा पैंडेमिक सिचुएशन है, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड-19, सो दैट वायरस is some patients the virus attacks on the olfactory nerve. वो उनकी olfactory nerve के साथ में कोप अप नहीं कर पाता हमारा olfactory nerve और वो खराब हो जाता है उसका फंक्शनिंग, तो हमें स्मेल नहीं आती है. अगर हमें स्मेल नहीं आती है तो हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि हम अगर हम कुछ भी पकाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, हम लोग उसे स्मेल करके देखते हैं कि उसमें कैसा खुशबू आ रहा है, वो पका कि नहीं पका. या फिर ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी गार्डन में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हमें स्मेल आती है कि ऐसे फ्लावर्स की स्मेल है या कैसी. अगर हम कचरे के पास में खड़े हैं तब भी हमें स्मेल आती है. अगर ऐसी चीजें नहीं होती है तो वी कैन नो अबाउट कि हमारा ऑल्फैक्टरी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद आवर ऑल्फैक्टरी फंक्शन. सो दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमें प्रोवाइड करवाता है हमारे गैसेस एक्सचेंज के साथ में स्मेल सिस्टम, हमारे बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन और हमारी बॉडी का डिहाइड्रेशन सिस्टम एंड आवर speaking singing system. So these all the functions of respiratory system, so that we can go through this system and study about it and know about more. Okay, then we have organ and structure of the respiratory system. Now we have to study that which are the main organs which perform the functions and do our body to breathe in and breathe out. हमारे पास में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसे ये मतलब काम करने के लिए अलाउ करता है. This is the overview of respiratory system. Overview that mean that it's an external appearance of the body system, which मतलब if you are standing out and you want to see that what are the system or what are the organs which are functioning in the body which helps us in the breathing in and breathing out. Firstly, जब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, you guys can zoom it. आप लोग आराम से देख सकते हैं. आई एम स्टैंड बाय, मैं इसे होल्ड कर रही हूँ पिक्चर को, आप आराम से देख सकते हैं. जो सबसे ऊपर हमारे पास में है विच इज नोज, सबसे पहले हमारा नाक है. नाक के बाद में देयर इज अ नेजल कैविटी. नेजल कैविटी जो है आपकी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? एनी स्टूडेंट वांट टू से समथिंग? Aryan, you want to say something? No, ma'am. So we have the system which is nose, nasal cavity, pharynx, larynx. This is the upper respiratory tract. Upper respiratory tract which is here. ऊपर का, गले से ऊपर तक का हिस्सा जिसके अंदर हमारी ये तीन सारी चीजें आती हैं. Firstly nose, then our nostrils, then our pharynx which is inside, and after that there is larynx जो हमारा बात करने के लिए काम आता है. इतने तक के सारे सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. Then we have a lower respiratory system which is consumed with the lungs, which we have here. Lungs, then the trachea which comes through here. Then the bronchi. Bronchi is a pipeline structure which is connected with the trachea, and like trachea, then it divides into two parts, and a bronchi divides into two parts and fit in the lungs. Okay, and then we have two lungs, one left and one right. Then a thoracic cage. Cage is a bony structure which covers the lungs, which protect the lung from external environment or stabbing or any accidental procedure.
अगर हमारे पास में लंग के सराउंडिंग केज नहीं होता है तो हमारा जो लंग्स है वो ओपन एरिया में रहेगा, कैविटी में रहेगा। कैविटी में रहने के बाद में अगर कोई भी पंच करता है हमारे लंग्स को, या फिर इफ वी मेट विद एन एक्सीडेंट, तो द लंग्स कैन इजीली टारगेट इट। हमारे लंग्स को जो मतलब कोई भी परेशानी होगी वो बहुत इजीली उसको मिल जाएगी। तो वी हैव अ कवरेज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर, बोनी केज हमारी लंग्स के चारों ओर बना रहता है, जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल फिनोमिना से, सो दैट कि हमारे लंग्स जो है वो ऑलवेज मतलब सिक्योर फॉर्म में रहे। एंड देयर इज अ नॉच बिटवीन द टू लंग्स, ऐसा एक नॉच बना रहता है। उस नॉच के बनने की वजह क्या है, जो हमारा लेफ्ट लंग है वहां पर हमारा एक नॉच बना रहता है, उसके अंदर हमारा हार्ट रहता है। तो उससे क्या हुआ, लंग्स और बीच में हार्ट, तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है, 2 लंग्स 1 हार्ट, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो आपके केज से कवर्ड रहती है, सो दैट कि कुछ भी बाहर से हो तो आप लोगों को परेशानी नहीं हो। अगर आप फॉल करें, से फॉर नॉर्मली अगर आप स्टेयर फॉल करते हैं, आप सीढ़ियों से भी गिरते हैं, तो अगेन ऐसा होता है कि मैनी पीपल डू कंप्लेन्स अबाउट दैट दे हैव अ पेन इन देयर, अगर हिंदी में बोले तो पसलियों में दर्द है, कि दे फॉल्स आउट एंड दे गेट अ प्रॉब्लम इन और पेन इन द रिब केज, नॉट इन द मसल्स, नॉट इन द लंग्स। तो अगर हम लोग सीढ़ियों से गिरेंगे, हमारे प्रोटेक्टिव एरिया यानी कि हमारे लंग्स केज ने हमें प्रोटेक्ट किया, इसलिए उनमें पेन आया, लेकिन हमारे ब्रीदिंग और ब्रीदिंग आउट के प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे प्रोटेक्ट किया था। अगर हम इस सिस्टम के अंदर आगे की चीजें देखें, देन वी हैव अ thoracic cavity. Cavity is where the lungs are located in. Then we have a diaphragm. Diaphragm is a dome-like structure. Dome-like structure. Here is a lung and here is a lung. ये दोनों lungs है और उसके नीचे आपका diaphragm। Diaphragm क्या function है? It helps in breathing in and breathing out. जब आपका लंग्स जो है वो श्रिंक करते हैं, श्रिंक करते हुए वो डॉम लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, विच मीन कि आपने एक्सपेल आउट किया, आपने ब्रीथ आउट किया। अगर वो डॉम लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रेटन होना शुरू करती है, मतलब आपके लंग्स फूलना शुरू करते हैं, मतलब उनका कैपेसिटी इंक्रीज होता है। अगर ऐसा प्रोसीजर होगा, लंग्स बड़े होंगे, तो दैट मीन दे ट्राइज टू गेट इन द एयर, वो अपना सांस लेना, मतलब ब्रीद इन, इंस्पिरेशन को इन्वॉल्व करेंगे और सांस लेने के लिए आगे आएंगे, ताकि वो फूल जाएंगे और आपका डॉम लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रेट हो जाएगा और वो उसे पूरा एरिया देगा लंग को भरने के लिए। Then we have a bronchi which is connected to the trachea and it goes to the lungs. Lungs के अंदर bronchi जो एक pipeline structure होती है, जो further divide होते होते alveoli तक, bronchioles तक पहुंचती है, and then its miniature form is alveoli. Alveoli क्या है? जो gaseous exchange का stage है, जहाँ अब bronchi जो है वो gaseous exchange नहीं करेगा। एल्वोलाई के अंदर जब तक आपका ब्रीदिंग किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जब तक आपका एल्वोलाइज तक नहीं पहुंचता, वहां पर अभी तक एक्सचेंज सर्विस स्टार्ट नहीं होती। एल्वोलाइज जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके पास में ब्लड पहुंचने के बाद में आपका एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। देन दिस इज आवर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। क्या मैं अगली स्लाइड दिखाऊं? किसी को ये पिक्चर और देखना है या फिर हम आगे चलें? Anyone? आगे चले मैम। Thank you. Okay, so we have a major respiratory structures here. मेजर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो मेनली काम करती है, सबसे ज्यादा जरूरत किन सिस्टम्स की और किन स्ट्रक्चर्स की है जो हमारे पास में है? मेजर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के अंदर अगेन हमारे पास में सबसे पहले है नेसल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स, ओरल कैविटी जो हमारे माउथ से शुरू होती है, हमारा लैरिंग्स जो हमारा वोकल कॉर्ड के अंदर है, फेरिंग्स जिससे हमारा एयर जाता है, ट्रैकिया जहां से हमारी विंड पाइप्स, जो हमारी विंड पाइप। ट्रैकिया के बाद में जो डिवाइडेशन शुरू होता है लेफ्ट लंग और राइट लंग के अंदर, राइट मेन ब्रोंकस एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। ब्रोंकस दैट इज फ्रॉम द, अगर आपका ऊपर से ऐसा एक ट्रैकिया से फॉर ऐसा ट्रैकिया आ रहा और ट्रैकिया के बाद में ये ब्रोंकस अटैच रहते हैं, मेन ब्रोंकस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ये दोनों अटैच रहते हैं और ये दोनों कहाँ जाते हैं? लंग्स में। लंग्स के अंदर ये दोनों चले जाएंगे एंड दे फर्दर डिवाइड्स।
आगे डिवाइड होते जाएंगे तो ये ब्रोंकियोल्स के अंदर चलते जाएंगे। देन वी हैव अ डायफ्राम, जिसकी हमने फंक्शन आपको बता दिया। Major respiratory structure, the major respiratory structure span the nasal cavity to the diaphragm. हमारा नाक से शुरू होते हुए diaphragm तक की जो structures है वो major structures है which do perform the function of the breathing in and breathing out, inspiration and expiration. Then next we have a zones of the respiratory system. क्या वो जगह है जहाँ पर हमारा respiratory system का main function आकर होता है? That is conducting zone. Conducting zone is हमारे पास में environment से air लेकर अंदर तक का पहुंचाने का जो चीजें काम आती हैं, which is the upper respiratory tract. हमने अभी डिस्कस किया था upper respiratory tract क्या है, जो काम करता है environment से ऑक्सीजन और एयर लेकर अंदर तक पहुंचाने का. Then bronchi, bronchioles works on. Then हमारा रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई काम करते हैं. और एल्वोलाई वो जगह है जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है. हाउ इट वर्क्स, जो हमारा एल्वोलाइज है, एल्वोलाइज के अंदर स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज आती है और स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज लाइक ऐसे अलग अलग तरीके से आके वो एक दूसरे से जुड़ जाती है. अब ये ऑक्सीजनेटेड साइड की होगी, ये डीऑक्सीजनेटेड साइड की होगी, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ेंगी और उस जुड़ने के बाद में हमारा जो ब्लड होगा वो उन दोनों को एक्सचेंज करेगा. और कैसे एक्सचेंज करेगा? विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रेशर. बोर्स इफेक्ट आता है. बोर्स इफेक्ट के अंदर शिफ्टिंग होती है आपकी ऑक्सीजन की और वो जगह खाली हो जाती है और उसके बाद में वहां पर CO2 आके बैठ जाते हैं. बैठने के बाद में वो आगे ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं. देन वी हैव अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि हमारे पास में हम लोग अभी अगर डिस्कस करें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या चीजें कंडक्ट करता है. इस हैव नोज, ऐसे वाला सबके पास है. नॉस्ट्रिल्स, जो हमारे अंदर जाने तक का रास्ता. पैरानेजल साइनस, हमारे नाक जहाँ पर खत्म होता है. इफ वी सी, हमारा नाक यहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद में हमारे पास में साइनस होते हैं, सेप्टम्स होते हैं जो कि उसको बंद करके रखते हैं. जो पैरानाइजल साइनस है, साइनस इज अगर हमारे अंदर से जो चीजें आ रही होती है वो, जैसे अगर हमें कोल्ड होता है तो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बाहर आ रही होती है. और अगर हमारे पास में अगर हमारी स्ट्रक्चर सेम सही रहती है तो वो इजीली बाहर आ जाती है. लेकिन अगर हमारे साइनसेस जो है उनमें इन्फेक्शन रहे तो उनमें स्वेलिंग आ सकती है, वो उस चीज को बाहर नहीं आने देते हैं, उस कैविटी के अंदर उसको फिल करके रखना शुरू कर देते हैं. और अगर वो उस चीज को फिल करके रखना शुरू कर देंगे जो कि बाहर आनी चाहिए थी, तो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाने के बाद में हमें ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट के अंदर प्रॉब्लम आएगी. तो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है, पीपल यूज टू कंप्लेन कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है. कब सांस लेने में दिक्कत होती है? जब हम सो रहे होते हैं. अगर हम सीधा सो जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है. इफ वी स्टैंड अप और सिट तो वी कैन इजीली ब्रीथ इन. तो ये जो चीजें हैं, ये सारे फंक्शनिंग्स हैं, ये फ्लूइड्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो फ्लूइड्स कहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं. अगर वो लंग्स में एक्यूमुलेट हुए तो क्या हुआ, अगर वो नेजल कैविटी में एक्यूमुलेट हुए तो क्या हुआ, साइनस की प्रॉब्लम हुआ. अब इन सब चीजों के लिए हम लोग मेडिकल टर्म्स और मेडिकल चीजों को यूज करते हैं. अगर हमारा इन्फेक्शन कम होता है तो हम एंटीबायोटिक से उसे रिलीज आउट कर लेते हैं, अदरवाइज हमें ऑपरेट करना पड़ता है. देन वी हैव अ फेरिंग्स. फेरिंग्स इज अ पैसेज ऑफ एयर. फेरिंग्स एक ऐसा पाइप है जिसके अंदर से हमारा जो एयर है वो ट्रेवल करता है. ये हमारी जो चीजें हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आती है. ऊपर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि इतनी दूर तक का है उसके अंदर जो चीजें आती हैं वो सारी ये चीजें हैं. Then we have a lower respiratory tract and it is conducted with larynx. Larynx, which is a vocal cord, जो हमारी सांस के साथ में बात करने के लिए काम आती है. Then we have a trachea. Trachea air transport करता है हमारे लंग्स के साथ में कनेक्टिविटी इसकी रहती है. Then we have a bronchial tree. Bronchial tree, I have discussed it. We have two lungs and then the trachea comes. It divides into bronchioles, major and major bronchioles get divided. Bronchus जो है वो हमारा डिवाइड होता है फर्दर. हर एक की दो ब्रांचेस निकलती जाती है. वो ऐसा पूरे लंग को कवर कर देती है. पूरे लंग को कवर करते हुए अब एक चीज जो एक मोटा इतना मोटा आया था वो उससे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो उसका सरफेस एरिया और उसका जो डायमीटर होगा वो कम हो जाएगा.
देन उस इससे भी नीचे अगर 2 पाइप निकलेंगी तो उनका और कम हो जाएगा, फिर उसके नीचे 2 निकलेंगी वो और कम होता जाएगा, ऐसे वो होते होते बिल्कुल पतला हो जाता है और ब्रोंकियल्स बन जाते हैं और उसके बाद में एल्वोलाई आके अटैच हो जाती है जिसके अंदर हमारा एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। अगर हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखें देन वी हैव अ मेजर थिंग लंग्स, हम सबके पास में दो है। Then we have alveolar epithelium and respiratory membrane. We have epithelial membrane surrounding the alveoli. हमारी जो small alveoli होती हैं उनकी epithelial covering होती है जहाँ से exchange होता है जो कि respiratory membrane से change होकर आपके पास में ऑक्सीजन और CO2 जो होता है अलग अलग जगहों पे जाता है। Then we have to study about the lungs. हमारे पास में 2 lungs है, क्या कैसे कैसे कितने पार्ट्स हैं, कैसे lungs है, आप लोगों को सबको दिख रहा है। Gross anatomy is about the lungs. ये जो lungs की स्ट्रक्चर है, I am just telling in a very brief thing. बहुत छोटे तौर पे मैं बता रही हूँ कि lungs है। अगर आप लोगों का anatomy का classes होगा, you have to attend the classes of anatomy as well as in the further sessions. So you come to know about the system and the structures. When you will go to study about the lungs, so you will be provided a lungs in your hand and you will see that surface marking कि उसके ऊपर कैसे, जब आप किसी एक लंग को अपने हाथ में देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके सरफेस के ऊपर कुछ कट है। वो कैसे कट है, कट मतलब कि उसका एक लॉब है, लॉब की उसका पार्टीशन है। पार्टीशन को आप लोग देखोगे अपने हाथ में लेकर, आप लोगों को एक नॉच फील होगा। जब आप उसके सरफेस पे अपना हाथ फहराएंगे तो आपको कुछ नॉच फील होगा अंदर की तरफ कि ये नॉच किसके लिए बना हुआ है। तो आप जब अपने हाथ में ये लंग लेंगे तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इज दिस द राइट लंग और लेफ्ट लंग। How you will discriminate between the left or right? People think that lungs are the same. There are two copies of lung. We have copies of lung, which is not true. We have two lungs which are different, left one and the right one. Why it is different? Because there are different type of lobes. 1 minute. So जो लंग्स है हमारे पास में, उसके पास में डिफरेंट टाइप की लॉब्स होती हैं। एक लंग्स के अंदर 3 लॉब्स होती है जो कि हमारे एक साइड का लंग है, दूसरे के अंदर 8 तक लॉब्स होती है। मतलब मिनी अगर उसको सब डिवाइडेड करते जाए तो 8 तक लॉब्स बन जाती है, लेकिन मेजरली 2 लॉब होती है, एक के अंदर 3 होती है। उसके बाद में अगर आप मतलब फर्दर डिवाइड करें तो आगे बढ़ती जाती है। तो अगर मेन अगर हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस से देखना हो कि बाहर जो 2 टेबल पर 2 लंग्स रखे हुए हैं, आपको उनमें से बताना हो कि कौन सा लेफ्ट है तो कौन सा राइट है, आप लोब्स देखेंगे। लोब्स देखने के बाद में आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि दोनों लंग्स जो है वो कॉपी है, ये सेम टू सेम, मतलब एक लंग को देख लिया तो दूसरा सेम टू सेम है, नहीं, सेम टू सेम नहीं है, अलग अलग है। अब अगर हम उसका ग्रॉस एनाटॉमी देखें तो लंग्स के अंदर आप लोग इस पिक्चर को जूम कर सकते हैं। आप उसमें देखेंगे सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे ऊपर ट्रैकिया। Then we have trachea is divided into the bronchus and main bronchus. One is to the left and one is to the right. Then we have see that there is a right lung. Right lung के अंदर कितनी partition है? There are 3 partition. What are those? Superior lobe, middle lobe and inferior lobe. Inferior lobe is behind. हम लोग अगर फर्दर सामने से देखेंगे तो हमें लगेगा 2 लोब है, लेकिन हम देखेंगे कि नीचे की तरफ पीछे एक और लोब है। तो 3 लोब अगर किसी के अंदर आ रही है, इट इज इन राइट लंग। Right. देन वी कम फॉर द लंग लेफ्ट लंग या राइट बेबी। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट लंग के बारे में देखेंगे तो वी हैव 2 मेजर पार्टीशन। हमें वो 2 पार्ट्स में दिखाई देगा, वन इज सुपीरियर एंड देन सेकंड इज इंफीरियर। अब अगर हम इनके अंदर देखें तो मेन ब्रोंकिस है, मेन ब्रोंकिस अपने आप को डिवाइड करता जा रहा है लोबर के अंदर, एंड सेकेंडरी ब्रोंकस बनते जा रहे हैं, सेगमेंटल बनते जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा टर्शरी ब्रोंकस आता जा रहा है। देन वी सी अ नॉच, ऐसा एक नॉच हमें लेफ्ट लंग के पास में प्रोवाइड हो रहा है। लेफ्ट लंग के पास में एक नॉच इंटरनल साइड में प्रोवाइड हो रहा है, विच इज फॉर द कार्डियक नॉच। यहाँ पर आपका हार्ट सिचुएटेड रहता है। और अगर आपको हाथ में दिया जाए, 2 लंग्स दिए जाए कि पता करो इनमें से कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है, तो ये एक मेजर फैक्टर है जो डिफाइन करता है कि दिस इज द लेफ्ट लंग। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ कार्डियक नॉच, बट द राइट लंग डोंट हैव एनी कार्डियक नॉच। इट इज स्ट्रेट इन द इंटरनल साइड, ये ऐसा स्ट्रेट रहेगा। यहाँ से इसकी जब लोब्स आएंगी तो इसमें 3 लोब्स आएंगी, अपर,
मिडल, इंफीरियर, 3 लोब्स आएंगी, लेकिन नॉच नहीं है। अगर हम लेफ्ट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर एक नॉच है जो कि कार्डियक नॉच है, एंड देन इट डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स व्हिच इज सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये लेफ्ट लंग है या राइट लंग है। पता चल जाएगा सबको अगर आप लोग अभी एनाटॉमी की क्लास में कभी एंटर करो तो। Yes, ma'am. सिर्फ वर्षा को पता लगेगा, आर्यन और को सब सो गए लगता है। नो मैम, कौन कौन जाग रहा है? हम जाग रहे हैं। अच्छा, कितने लोग सोते हैं भाई हमारे लंग्स में? 2। 2 तो लेफ्ट में होते हैं, राइट में कितने लोग होते हैं? 3. 3। अच्छा, तो अभी अगर आपको एक लंग टेबल पे रख के दे दिया जाए तो आप लोग कौन से फीचर से ये पता करेंगे कि वो लेफ्ट है कि राइट है? Cardiac not announced. Notch से. अच्छा, गुड। कार्डियक नोच होगा, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये लेफ्ट होगा। और दूसरा ये कि उसके ऊपर लोब्स कितने, मतलब उसकी वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इससे आप पता लगा सकते हो कि ये लेफ्ट है कि राइट है। Yes, ma'am. अभी आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि पीपल यूज्ड टू से कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। डू यू थिंक कि हार्ट जो है वो टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में? नो बेटा, उसकी प्लेसमेंट है, वो अपनी जगह पर वहीं पे रखा हुआ है। तो अगर वो किस बॉडी के अंदर सेंटर पार्ट पे रखने की बजाय वो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो लेफ्ट साइड की तरफ ही झुकेगा। अगर आप टेबल पर, अगर आपने देखा ऐसा कोई एकदम सरफेस, प्लेन सरफेस उसको दिया, अब अगर मैं उसके मिडल में रख रही हूँ तो ये स्ट्रेटली खड़ा रह रहा है, लेकिन अगर मैंने रखा ही उसको लेफ्ट साइड में है तो वो टेढ़ा ही रहेगा ना, सीधा तो नहीं रह सकता है। तो उसका प्लेसमेंट ही वही है, उसका प्लेसमेंट अगर लेफ्ट साइड में किया हुआ है तो वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा। बट कई एक इन अ मिलियंस एक एक्सेप्शन केस होता है जब वो राइट साइड में रहता है, बट इट डज नॉट वेरी कॉमन, ये बहुत रेयर है। उसके बाद में अगर हम आगे देखते हैं, ये हमने ग्रॉस एनाटॉमी देखा है लंग्स का, मेरा चीज नहीं है, ये एनाटॉमी के लिए है। एनाटॉमी की क्लासेस के अंदर आप लोग दोबारा से, जब आपके पास में सिस्टम आएंगे तो आप इन सब चीजों को दोबारा से देखोगे, और दोबारा से जब पढ़ोगे तो आंसर करोगे कि मैम ने हमें बताया था कि हमें कैसे डिफाइन कर रहा है कि कौन सा लेफ्ट लंग है और कौन सा राइट लंग है। ठीक है, Yes, ma'am. बेइज्जती नहीं करवानी है बिल्कुल भी। No, ma'am. Then we have a respiratory zone where the gaseous exchange occurs. अब आप लोग सबसे ऊपर देखोगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कौन से स्ट्रक्चर है? जो ब्रोंकस से ट्री बनता है, हमारे ट्रैकिया से मेजर ब्रोंकस बनते हैं, वहां से जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, वो आपस में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। तो टर्मिनल ब्रोंकियल्स जो चीज है वो लास्ट डिवीजन है। उसके बाद में हमारे पास में एल्वोलर सैक्स बनना शुरू हो जाते हैं। एल्वोलर सैक्स जो है हमारे पास में, एल्वोलर सैक एल्वोलर सैक को क्या बोलेंगे, एक पॉलीथीन, मतलब एक थैली, एक, हाँ, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि फिल्ड विद द एयर, जो कि एयर से भरी रहती है, और उसके पास में स्मॉल स्मॉल पोर्स। आप लोग अगर इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखोगे तो आपको एल्वुलर सैक दिखेंगे, छोटी छोटी गोलियां, छोटे छोटे गोले से बने हुए हैं। देन देयर आर स्मॉल पोर्स, उसके ऊपर पोर्स बने हुए हैं छोटे छोटे। एल्वुलर डक्ट्स है, डक्ट मतलब पाइप्स है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और अगर आप अपनी राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में आपको दिखेगा कि एक नीले रंग की पाइप आ रही है, एक लाल रंग की Yes, पाइप आ ma'am. रही है। नीले और लाल रंग से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि नीले वाली जो है वो CO2 लेकर आई है, और Yes, लाल ma'am. वाली जो है वो O2 O2. लेकर आई है। अब अगर आप लोग ये देखोगे सिस्टम को, तो आप नीचे नीचे जैसे उसके जालियों के अंदर देखते जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि लाल और नीली आपस में ऐसे मिली हुई है, Yes, ऐसे ma'am. स्ट्रक्चर बन रही है उनकी। अब वो चीजें आपस में मिली हुई है, तो जहां पर भी वो मिल रही है वहां पर क्या हो रहा है, ब्लास्ट नहीं हो रहा है, वहां नहीं. पर उनको देखने को मिल रहा है, आपका जो हीमोग्लोबिन है उसको ये देखने को मिल रहा है कि इसका प्रेशर कितना है भाई, इसका प्रेशर कितना है। अब उसने देखा कि भैया मेरे पास में तो प्रेशर कम है, CO2 है, तो इधर दे देता हूँ। उसने देखा भी इसके पास में ज्यादा है तो मैं अपना O2 इधर दे देता हूँ। गैसियस एक्सचेंज हुआ और उसके बाद में वो उनको देते गए, तो इधर से वो O2 चलता गया, इधर से CO2 चलता गया, दोनों अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए।
तो ये हमारे सिस्टम जो है ये कहाँ पर, मतलब ये जो फिनोमिना है ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ, ये कैपिलरीज में कंडक्ट हुआ। कैपिलरीज जो एल्वोलाइज के अंदर मिनिएचर फॉर्म्स में आती है, बिल्कुल पतली पतली। अब आप लोगों को कभी अपने कैपिलरीज को देखा है कभी? हैव यू एवर No, विजुअलाइज ma'am. द कैपिलरी फ्रॉम द रियल? नो No, मैम। ma'am. अच्छा, घर में किसके छोटा बच्चा है? आपको कैपिलरीज दिखाना चाहती थी मैं। जो हमारे है। छोटे छोटे बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है, अगर वो गोरे रंग का होगा तो बहुत ही जल्दी दिखेगा। छोटे बच्चे के, गोरे रंग के बच्चे पे अगर आप अपनी उसकी ये जो आंखों की पलके हैं उसके ऊपर देखना चाहोगे तो आपको लाल और नीली लाइनें दिखती हैं, या फिर उनके यस जो मैम। गाल है, गालों पे कई बार ऐसा होता है जब वो मतलब चीख रहे होते हैं या रो रहे होते हैं तो उस टाइम में उनका सर्कुलेशन इम्प्रूव रहता है, और सर्कुलेशन हाँ। इम्प्रूव रहने की वजह से वो ज्यादा रेडिश दिखाई देती है, तो उनके गालों पे लाल और नीली लाइनें दिखाई देती है। ज्यादातर ये छोटे बच्चों में दिखाई देती है। कभी देखा है कि छोटे बच्चों की हम लोग बोलते हैं कि अरे ये देखो लाइनें कैसे बन गई, तो वो उनकी कैपिलरीज है, वहां पर स्किन लेयर पतली है, इसकी वजह से वो हमें दिखाई देने लग जाती है। तो ये सेम ही कैपिलरीज। अब आप लोग उनको अगर देखोगे तो वो ऐसा लगता है एकदम बहुत फाइन लाइन है, जैसे किसी ने पेंसिल से भी पतली लाइन खींच दी, इतना पतली यस रहती मैम। है। इतनी पतली जो कैपिलरीज रहती है वो हमारे लंग्स के अंदर है, वहां पर ब्लड एक्सचेंज होता है। अगर किसी ने कैपिलरीज को नहीं देखा हो तो वो आ जाके देख सकते हैं, बच्चे किसी को कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। So, respiratory zone, bronchiole leads to alveolar sac in the respiratory zone where the gas exchange occurs. Everybody is having clear thoughts about it ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? No, ma'am. नो मैम। Thank you. अगर किसी को लैंग्वेज से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। मोस्टली स्टूडेंट्स यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, सो मैं बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोल रही हूँ। अगर भी किसी को प्रॉब्लम हो तब भी मुझे बता देना। So we have a structure of the respiratory zone. अब हम लोग एल्वोलाई की स्ट्रक्चर को देखेंगे कि एल्वोलाई के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज को होने में मदद कर रही है। मदद कर रही है तो उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे जो ऊपर की स्ट्रक्चर थी उससे ही नीचे की स्ट्रक्चर, सॉरी नीचे की स्ट्रक्चर आई है। ऊपर हमने देखा था कि एल्वोलाइज पोर्स दिखाई दिए थे, हमें एल्वोलाइज दिखाई दी थी, और एल्वोलाइज के बाद में अब आप उस एल्वोलाई की बिग स्ट्रक्चर देख रहे हो। टाइप 2 एल्वोलर सेल लिखा हुआ है, आप लोग अगर इस पिक्चर को जूम करके देखेंगे, द एल्वोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। जो एल्वोलस है वो गैसियस एक्सचेंज के लिए सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब लोग आप लोग जो एल्वोलस देख रहे हैं वो क्या है? गैस फिल्ड सेल, जिसके अंदर आपका स्पेस है, और उस स्पेस के अंदर मतलब एक खाली थैली है, थैली खाली होगी तो उसके अंदर हवा भर जाएगी। उसके यस बाद में आप मैक्रोफेजेस देखते हैं। मैक्रोफेजेस वो मैक्रोफेज जो आप अपने ब्लड सेल्स के अंदर देखते हैं, तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और एक फाइटिंग सिस्टम रिलेट करते हैं। देन वी हैव अ टाइप 1 एल्वोलर सेल जो कि ऊपर की तरफ आ रही है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है जो एल्वोलाई के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। कैपिलरीज है जो कि आपकी पतली पतली कैपिलरीज शुरू हो रही होगी, वो उस एल्वोलाई से निकल रही है। एल्वोलर पोर्स है, उस पोर्स के साथ में वो कैपिलरीज निकलेगी, वहां से निकलेंगी तो आगे जाकर मिलेंगी। अब दूसरा फिगर आप देखोगे, ये एक हिस्टोलॉजी स्लाइड है। हिस्टोलॉजी एक आपका अलग सब्जेक्ट है जहां पर आपको किसी भी चीज की, किसी भी स्ट्रक्चर की डाइसेक्शन की हुई स्लाइड देते हैं, पतली पतली। जैसे आपने बायोलॉजी में आपको स्टेम सेल्स दिखाई जाती है या फिर रूट सेल दिखाई जाती है बॉटनी Yes, के ma'am. अंदर, यस तो मैम। जब आप बॉटनी के अंदर वो माइक्रोस्कोप से आप वो सेल वो स्लाइड देखते हैं तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है कि आपने स्टेम देखा है या रूट देखना है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको ये एल्वोलाई की एक स्लाइड मिलती है। अब वो स्लाइड देख के आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? अब वो स्लाइड आपको दिखाई जा रही है। आपको ये सेकंड वो जो बी लाइक स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई दे रहा है, वो एक हिस्टोलॉजी स्लाइड है। दिख रहा है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. आप उसको जूम करके देखोगे तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या दिख रही है? एल्वोलाइज दिख रही है। एल्बो। एल्वोलाइज के बाद में आपको उसकी एल्वोलाइज की डक्ट दिख रही है जो पतली पतली लाइनें उसके साथ में जुड़ी हुई है। और जो यस मैम। मेजर ऐसी चीजें होंगी जो एक भरी हुई चीज, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो भरा हुआ है, वो आपका ब्लड वेसल्स है। ब्लड आप लोग वेसल्स। ब्लड वेसल्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे देखो,
भरी हुई लाइनें सी चल रही हैं। Yes, उसके बाद ma'am. में आपको लिखा है ल्यूमन ऑफ ब्रोंकियोल्स। ल्यूमन मतलब वो खाली पाइप जिसके अंदर से हवा आ जा रही है। ब्रोंकियोल्स का काम क्या है? हवा को लेकर आना और लेकर जाना। तो ब्रोंकियोल्स जो है वो एक पाइप होती है, और पाइप ल्यूमन मतलब वो अंदर से कोटेड रहती है। अगर वो कोटेड नहीं रहती है, अगर जैसे आप इफ यू टेक द वाटर पाइप, आप पानी वाली पाइप लेते हो, उसके अंदर का जो है वो कोटेड नहीं रहता है, तो अगर वो धूप में पड़ी रहे 15-20 दिन तो वो ऐसी हो जाती है, मुरझा जाती है। अगर ऐसे हमारी वाली ब्रोंकियल्स मुरझा जाए तो हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं रहेगा फिर। तो हमारा जो ल्यूमन है वो कोटेड रहता है, और कोटेड की वजह से वो मॉइस्ट और अच्छा रहता है, ताकि वो जिंदगी भर हमारे साथ रहे और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही प्रॉब्लम आती है तो हमें ड्राई कफ, वेट कफ ऐसा होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर हमारा नॉर्मल रहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये हमारा है ल्यूमन ऑफ द ब्रोंकियोल्स। और नीचे की तरफ देखो, वहां पर एल्वुलर सैक दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ जो आप देख रहे हो, जहां पर एल्वुलर सैक के लिए कॉलम दिखाया गया है, वहां पर एल्वुलाई और एक ऐसे बड़े से खाली गोले से दिखाई दे रहे हैं, तो वो Yes, ma'am. आपका एल्वुलर सैक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये मिशिगन वालों ने प्रोवाइड करवाई है हमारे को, हिस्टोलॉजी सोसाइटी, तो थैंक यू फॉर दैट। तो ये चीज आपको, अगर आप कभी भी आपके एनाटॉमी क्लास होगी तो आप लोगों को स्लाइड्स दिखाई जाएंगी। स्लाइड्स में आप लोगों को ये देखना है कि एल्वोलाई है, ये उसकी स्ट्रक्चर है, और ये एल्वोलाई किसका पार्ट, लंग्स का पार्ट है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं एयर पाथवे थ्रू द रेस्पिरेटरी पैसेज। अब हमारे पास में ये रूट है कि किस रूट से हमारा जो है एयर कंडक्ट होता है, किस रूट से हमारा एयर जो है वो पास ऑन होता है। हमें सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि एयर का ट्रैवलिंग एजेंसी क्या क्या, मतलब अगर मान लो दिल्ली से जयपुर आना है तो कहाँ कहाँ से आएंगे। अब दिल्ली से ऑक्सीजन निकल पड़ी है तो जयपुर तक आनी है। अब जयपुर तक आनी है तो स्टॉपेज कौन कौन से आएंगे, ये मुझे इतना रूट का पता नहीं है, मैं तुक्के नहीं मार रही। हम लोग गैसेस का ही देख लेते हैं, इसका पाथवे मुझे पता है, उसी को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास में नेयर्स, ये जो दो हमारे नाक है। देन नेजल कैविटी, जो हमारा पीछे कैविटी बन जाता है। नेजोफेरिंक्स, जहाँ पर नाक और फेरिंक्स का कनेक्शन रहता है। ओरोफेरिंक्स और इंजोफेरिंक्स जो आता है आपका, जैसे लैरिंक्स और फेरिंक्स, दो ऐसी पाइप रहती है जो आपस में पैरेलल चलती है और एक जगह पर कॉमनली अटैच रहती है, जहाँ पे हमारा ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस मूवमेंट, अगर आप लोगों को 12th में पढ़ाया होगा तो थोड़ा याद होगा शायद। ग्लॉटिस Yes, और ma'am. एपिग्लॉटिस दो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे एक Yes. फ्लैप बना होगा, एक दोनों पाइप है। अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो वो फूड पाइप को कवर कर रही है, अगर हम सांस नहीं ले रहे, खाना खा रहे हैं, तो वो हमारी विंड पाइप को कवर कर रही है। इसका यही फंक्शन रहता है। और अगर हम खाते हुए बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारा एकदम से कई बार चौक हो जाता है गला। वो चौक क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाता कि भैया ये बोल रहा है कि ये खा रहा है। इसीलिए ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, ताकि हमारा जो सिस्टम है ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का, वो मेंटेन रहे और खाना खाने की पाइप में जाए, हवा की पाइप में ना जाए। Then we have a laryngopharynx, जहाँ पर larynx और pharynx की connectivity होती है। Then we have a larynx where our vocal cord is situated. Then we have a trachea, जहाँ से हमारा air travel होता है। Then we have a primary bronchi, जब हमारा trachea है सबसे पहले जिन bronchis के अंदर divide होता है और जहाँ से वो lungs के अंदर enter जाता है। Then we have a secondary bronchi, जो bronchi का main tree है वो अपने अंदर divide करना शुरू करता है। Tertiary bronchi divides itself. Then we have a multiple branches of bronchi. Then we comes to know कि अगर हमने पेड़ उगाया है, bronchi नाम का पेड़ उगाया है, तो उसकी branches निकलना शुरू हो गई, धीरे धीरे जाते जाते वो पत्तियों तक जाएगी, मतलब alveoli तक जाएगी। Then we have a terminal bronchioles, respiratory bronchioles, alveolar ducts and the alveolar sac. अब पेड़ शुरू हुआ तो पत्ती तक पहुंच गए। पत्ती तक पहुंचने के बाद में हमारा क्या प्रोसीजर स्टार्ट होता है? गैसियस एक्सचेंज का सिस्टम स्टार्ट होता है। पेड़ों में भी तो यही होता है, पत्ती तक पहुंचते हैं तो अगर पत्ती हरी होती है तो क्या हिंदी में पर्णहरित की प्रक्रिया स्टार्ट Pardon. होती Yes, है ना? ma'am. Yes. तो वो जो प्रोसीजर है वो पत्तियों में होता है, और हमारा कहाँ होता है? एल्वोलर सैक, क्योंकि हमारी पत्तियां एल्वोलर सैक की है। ठीक है, Yes, ma'am. आगे हमारे पास में है द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस देखनी है। अब ब्रीदिंग की प्रोसेस के अंदर तीन मेजर फंक्शंस रहते हैं। आगे क्या, नेक्स्ट स्लाइड।
तो 3 मेजर फंक्शंस के अंदर हमारे पास में क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी सिस्टम जो हमारा होता है, जो हमारा लंग्स का सिस्टम है, वो पल्मोनरी सिस्टम है, जिसके अंदर 3 टाइप की प्रेशर रहते हैं। फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक, मतलब जो 3 प्रेशर मेजर रोल प्ले करते हैं गैसियस एक्सचेंज के अंदर। द फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकंड इज एल्वुलर प्रेशर एंड थर्ड इज इंटरप्लूरल प्रेशर। इंटरप्लूरल प्रेशर क्या होता है, जो हमारे 2 लंग्स है, लंग्स के आगे एक प्लूरल कैविटी होती है। क्योंकि जैसे हम लोग देखें, अगर हमारा एम्ब्रियो देखें तो एम्ब्रियो के पास में क्या होती है, यूटेराइन कैविटी, यूट्रस की जो कैविटी होती है, तो वो फ्लूइड से फिल्ड रहती है, फ्लूइड से, ताकि जो हमारा एम्ब्रियो है वो एक, अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ वी फिल अ टब विद वाटर, हम एक टब लेते हैं, पानी से भर लेते हैं, और उसके बाद में हम उसमें एक भरा हुआ गुब्बारा डाल देते हैं। गुब्बारे के अंदर हम लोगों ने कुछ टॉफीज वगैरह कुछ फिल कर दिया, और उसके बाद में उसको टब में डाल दिया। तो टब में डालने के बाद में आप टब को ऊपर से भी बंद कर दो किसी ढक्कन से या किसी से, और उसको ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जोर जोर से हिला दो, गुब्बारा नहीं फूटेगा, गुब्बारा एज इट इज रहेगा जैसा वो पहले था। अभी अगर आप खाली टब, बिना पानी वाले टब के अंदर गुब्बारे को, मतलब खाली टब है, ढक्कन लगा दिया, गुब्बारा भरा हुआ था, ऐसे जोर जोर से हिलाया, गुब्बारा बस्ट कर जाएगा। सेम थिंग हैपेंस विद द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो है, सैक में है, उसके बाहर एक यूटेराइन कैविटी है, और एक कैविटी के अंदर फ्लूइड रहता है, ताकि हम कितना भी हिले डुले कूदले, जो एम्ब्रियो है वो सेफ रहेगा। जस्ट लाइक दैट हमारे पास में लंग्स है, लंग्स के बाहर एक प्लूरल कैविटी है, कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, ताकि हम कितना भी उछल ले कूद ले, हमारे लंग्स हिलेंगे जरूर लेकिन फटेंगे नहीं। फटेंगे क्यों नहीं, क्योंकि प्लूरल कैविटी है, और कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड है, और प्लूरल फ्लूइड के अंदर कुछ प्रेशर होगा। अब वो प्रेशर किस काम आएगा, हमारे पास में लंग्स को एक्सपेंड करने में और श्रिंक करने के काम आएगा। और श्रिंक और एक्सपेंड कब करेंगे, जब हमारा श्रिंकिंग प्रोसीजर होगा तो हम ब्रीथ आउट करेंगे, जब हमारा एक्सपेंड होगा तो हम ब्रीथ इन करेंगे। और ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा, एल्वोलाइज का प्रेशर अलग होगा। एल्वोलाइज के अंदर जो प्रेशर होगा, वो ये प्रेशर मतलब डिफाइन करता है कि हमें ऑक्सीजन को देना है कि हमें ऑक्सीजन को देना है। क्योंकि एल्वोलाइज के पास में कैपिलरीज होती है, और कैपिलरीज हमने देखी थी रेड कलर की और ब्लू कलर की, दोनों मिक्स हो रही थी। ब्लू वाली CO2 लेकर आ रही थी और लाल वाली O2 लेकर आ रही थी। उन दोनों को मिक्स करना था और उनको एक्सचेंज होना था, किस बेसिस पे, प्रेशर के बेसिस पे। अब आप लोग बोलोगे कि प्रेशर प्रेशर आया जा रहा है, बता तो रहे नहीं कि इसमें कितना प्रेशर होता है, किसमें कितना प्रेशर होता है, कौन सा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता है। तो ये चीज है, इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मेरे पास में, जो आगे की स्लाइड्स में आएगा। इवन आई एम रिकैप्चुलेटिंग, बट आई थिंक आई एम रीटीचिंग, क्योंकि अभी तक जो मुझे पढ़ाना था उस पे मैं पहुंची नहीं हूँ, क्योंकि आई थॉट कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स व्हिच आर अटेंडिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई डोंट want that they miss the thing and they come to directly on the transportation of the gases, कि उनको पता तो है ही नहीं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, और वो गैसियस एक्सचेंज पे चल पड़े तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट इज इंट्रा पल्मोनरी एंड इंटरप्लूरल प्रेशर। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब आप जब ये पिक्चर देख रहे हो तो आप लोगों को इसको जूम करना चाहिए, आप लोग इसको जूम करेंगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एटमॉस्फेयर, सबसे पहले हमारा जो ट्रैकिया चल रहा है उसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिखा सबको? यस मैम। क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में ही काम करने के लिए आएगा। अब काम करने के लिए आ गए हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ले आए हैं हम लोग, मतलब एटमॉस्फेयर से एयर लेकर आ गए हम लोग। आने के बाद में हमने कहाँ पे छोड़ी उसको, हमने उसको लंग्स में छोड़ दी। लंग्स में छोड़ने का काम किसने किया, ब्रोंकाई ने किया। ब्रोंकाई ने किसमें छोड़ा, एल्वोलाइज। अब एल्वोलाइज में छोड़ा है तो अब उसके बाद में हम लोग देखना शुरू हो जाते हैं कि भैया किसमें किधर कितना प्रेशर आ रहा है। अब आप लोग सबसे पहले ये देखो, जो नीचे की तरफ दिया हुआ है इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर किधर आ रहा है, प्लूरल कैविटी में आ रहा है। प्लूरल कैविटी में क्या था, नॉर्मल फ्लूइड था जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से। अब उसके अंदर जो प्रेशर हमारे पास में है वो 756 mmHg है। mmHg जो मरकरी के साथ में हम उसको प्रेशर को मेजर करने की यूनिट, सबको पता होगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर किस किस के अंदर आ रहा है, हमारे लंग्स के अंदर कितना प्रेशर है और जो ये प्लूरल कैविटी है उसके अंदर कितना
कितना प्रेशर है। अब आप लोगों ने देखा कि एटमॉस्फेयर से एयर आई, एयर हमने छोड़ी लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर छोड़ी तो लंग्स के अंदर प्रेशर कितना होगा 760 mm, मतलब कि 760 प्लूरल कैविटी जो है उससे तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा। अगर ज्यादा रहेगा तो ही तो उसका कम रहेगा। और जो हमारे पास में प्लूरल कैविटी बनी हुई है उसके अंदर हमारे पास में 756 है। अगर ये डिफरेंस है 4 और 6 का तभी तो ये मेंटेन रहेगा। उसके बाद में हमारे पास में है इंट्रा एल्वुलर प्रेशर। इंट्रा एल्वुलर प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा, जो एल्वोलाइज के अंदर होगा। और एल्वोलाइज के अंदर वो प्रेशर कहाँ से आएगा, ब्रोंकाइस से आएगा, क्योंकि वो प्रेशर ऊपर से लेके अंदर तक एल्वोलाइज तक जाएगा। वो प्रेशर हमारा सेम रहेगा जो ऊपर से आया, वो होगा 760 60। mm। अब आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो कि सबसे ऊपर आपके पास में पेराइटल प्लूरा है जो कि कवरिंग है यस आपकी। मैम। उसके बाद में विसरल प्लूरा है जो कि लंग्स की कवरिंग है और वो प्लूरल कैविटी की कवरिंग है। देन वी हैव अ प्लूरल कैविटी। उसके बाद में आपके पास में थोरेसिक वॉल्स मिलती है, थोरेसिक वॉल्स के अंदर आपका रिब केज आ जाता है। और उसके बाद में सबसे सेफली हमने रखा है लंग्स को, नीचे हमारे पास में है डायफ्राम। डायफ्राम। अब नीचे एक लाइन लिखी है उसको आप पढ़ोगे। Alveolar pressure changes during the different phase of the cycle. It equalizes at 760 mmHg but does not remain at 760 mmHg। जो हमारे पास में प्रेशर है वो हमारा 760 mmHg इक्वल करने की कोशिश रहती है हर समय। और वो इक्वल कैसे कर सकते हैं, जब इधर का उधर जाएगा उधर का इधर आएगा, लेकिन वो कभी 760 mmHg पे मेंटेन नहीं रह सकता। मेंटेन रहेगा तो फिर सांस लेना ही बंद हो जाएगा। जैसे हम सांस लेंगे वो बढ़ेगा। हम लोगों का उधर से 756 था, हम फिर से उसको 760 करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमारा एक्सचेंज चलेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे एक्सचेंज चला है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ पढ़ा है किसी ने? यस मैम। आप कुछ बताना चाहोगे बॉयल्स लॉ के बारे में? अभी याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेट मी रिकैप्चुलेट। इन अ गैस प्रेशर इंक्रीजेस एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीज होता है जब वॉल्यूम डिक्रीज डिक्रीज होता है। होती है। अब से फॉर मेरे पास में ये ग्लास है, ये खाली है। खाली है तो क्या होगा, वॉल्यूम नहीं है। नहीं है। वॉल्यूम नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर गैस। ज्यादा होगा। गैस होगी तो प्रेशर होगा। अभी यस अगर मैम। मेरे पास में पानी है और मैं इसको कर देती हूँ, ये ऐसा फिनोमेना क्यों चल रहा है, क्योंकि मुझे प्यास लगी है तो साथ में पानी भी पी सकते हैं। तो अभी आप लोग देखोगे कि आई हैव फिल्ड इट टिल दिस। अगर मैंने हाँ। इसको यहाँ तक कर दिया है तो मेरे पास में क्या हुआ, ये इतना वॉल्यूम। वॉल्यूम मेरा बढ़ गया। वॉल्यूम। अब इतना क्या बचा, अगर मैंने इसे कवर कर रखा है तो ये गैसियस फॉर्म बचा। अगर यस यहाँ मैम। पर इतना गैसियस है तो इसके पास में प्रेशर क्या हुआ, इतना ज्यादा अगर पानी है, वॉल्यूम भरा हुआ है और इतनी सी जगह बची है तो प्रेशर कम रहेगा। आ रही यस। है बात समझ? हाँ। यस अगर मैम। मैं इसको अगर मुझे इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, वॉल्यूम को कम करना है, तो मैं क्या करूंगी, पानी पी लूंगी। यस। अब मैंने पानी पी लिया, मतलब मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज किया। हम्म। वॉल्यूम मेरा इतना हो गया, नीचे वाला पानी मेरा इतना चला गया। अब मैंने इसको स्पेस दे दिया तो अब मैंने क्या किया, इसका प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज। अब यही सो फिनोमिना हमारा लंग्स के अंदर काम करता है। जैसे जैसे हमारा जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम अगर हमारा ज्यादा होगा तो हमारे पास प्रेशर कम रहेगा। अगर हमारा प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम रहेगा। जो कम। हमारा गैसियस एक्सचेंज होगा वो इसी फिनोमिना पे काम करेगा कि अगर उसके पास में वॉल्यूम ज्यादा है तो वो प्रेशर कम रखेगा, अगर उसके पास में प्रेशर कम है तो वो वॉल्यूम ज्यादा रखेगा। और प्रेशर कहाँ से कहाँ पे ट्रेवल करेगा ये हम अगले स्लाइड्स में देखेंगे। अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको बॉयल्स लॉ समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। वॉल्यूम और प्रेशर का सारा खेल है और इस खेल के अंदर यस। मेजर पार्ट जो प्ले कर रहे हैं वो वॉल्यूम है और प्रेशर है, और दोनों एक दूसरे के दोस्त बिल्कुल नहीं है। अगर तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, अगर तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इन दोनों का आपस में बिल्कुल नहीं बनता है, नहीं बनता है, इसलिए ये क्या है, क्या है ये, एनिमीज। एनिमीज है। एनिमीज है तो ये
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नो, यस मैम, नो, हो ही नहीं सकते क्योंकि इन लोगों की आपस में बनती नहीं है। बनती ठीक नहीं है, है। अब हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा और अच्छा डायग्राम आया है। इस डायग्राम को अगर हम अच्छे से देखें, बड़ा सा फैला फैला के, तो हमें ये पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहला डायग्राम हमारे पास में है बिटवीन ब्रेथ। बिटवीन ब्रेथ विच मीन्स दैट we are not inspiring, we are not expiring, neither we are taking the air in nor we are taking out the breath. It is the mid form. जब हमारे पास में ना हम सांस ले रहे हैं ना हम सांस छोड़ रहे हैं, उसके बीच का सिचुएशन क्या है? बीच का सिचुएशन ये होगा कि हमारा जो लंग है वो काम नहीं कर रहा, शांति ले रहा है। अब वो शांति ऐसा नहीं है कि भैया 15 मिनट तक शांति ले रहे हैं, 15 मिनट का तो सोच ही नहीं सकते। तो अब अगर हमारा जो लंग्स है वो काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा मतलब एक ऐसा गैप जहां पर ना इंस्पिरेशन हो रही है ना एक्सपिरेशन हो रही है। अगर आप लोग कभी अपनी ब्रीदिंग को ध्यान से देखोगे तो ऐसा होता है कि जब आपने सांस लिया है और सांस छोड़ा है, उसके बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक होल्ड आता है। होल्ड फेज इज दैट जहां पर हमारा काम नहीं चल रहा। अब उस टाइम के अंदर जब हमारे लंग्स के अंदर काम नहीं चल रहा, तो उस टाइम के अंदर हमारे पास में क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम होता है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर में रहता है इस तरीके से। और उसके बाद में अगर हम नीचे वाले स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तो हमारे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड है नॉर्मली। और यस मैम। लंग्स के बाहर केज है। केज जो है वो अब ऐसा तो होगा नहीं कि वी हैव अ केज सराउंडिंग द लंग्स और जो केज के बीच में कोई मसल नहीं है, तो वो भैया लटका कैसे रहेगा? मतलब अगर हमने जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि स्प्रिंग वाली चीजें होती है, तो वो हम ऐसे 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 कर लेते हैं, स्प्रिंग को हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, राइट? यस मैम। लेकिन अगर हम उन स्प्रिंग्स के बीच में कुछ लगा दें, कुछ कोई भी एक चीज लगा दें, मतलब कुछ भरी हुई चीज लगा दें, तो फिर हम ऐसे 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 नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ऐसे और ऐसे करेंगे तो कम एक्सटेंट तक करेंगे। अब अगर हमने रिब केज बनाया है तो रिब केज अब अगर हम उसको खाली छोड़ देते, उसके बीच में मसल नहीं रहने देते, तो वो तो लैप्स कर जाता, बाहर से कोई मुक्का मारता अंदर चला जाता। अब उसको अपनी जगह पे रखने के लिए हमने उसके बीच में मसल्स लगाए और उन मसल्स को नाम दिया हमने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मतलब दो बोन्स के बीच में मसल्स को हमने डाल दिया। अब दोनों मसल्स के बीच में जो दोनों बोन्स के बीच में जो मसल है, दिस इज द इंटरकोस्टल मसल। अब इसका क्या फंक्शन है? ये फंक्शन ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का क्या मतलब है? ये अगर हमारा इंटरकोस्टल मसल, हमारे रिब केज के अंदर जो मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी या वो रिलैक्स होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी और रिलैक्स होगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी तभी तो हमारे लंग्स को जगह मिलेगी फैलने और बढ़ने की। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी तो हमारा लंग्स जो है वो फूल जाएगा। अगर वो फूल जाएगा तो उसको पूरा स्पेस मिल जाएगा। अगर वो श्रिंक हो जाएगी और एकदम रिलैक्स हो जाएगी तो हमारा लंग्स श्रिंक हो जाएगा और हमारी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी और हमारा एयर है वो बाहर निकल जाएगा। अब इसके अंदर आप सेकंड स्ट्रक्चर देखो जो कि इसके साथ ही में है। दिस इज द इंस्पिरेशन व्हेन वी टेक द ब्रेथ इनसाइड। अगर हम अंदर ले रहे हैं तो क्या प्रोसीजर चल पा रहा है? This is the diaphragm and intercostal contract. In this time, our diaphragm is contract and our intercostal muscles are also contracted. अब वो contracted है का क्या मतलब हुआ? हमारा जो डॉम लाइक स्ट्रक्चर था, हमारा डायफ्राम था, डायफ्राम को स्ट्रेटन होना होता है। अगर डायफ्राम स्ट्रेटन होगा तो लंग्स कैविटी बड़ी हो जाएगी। पहले हमारे लंग्स ऐसे थे, क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ था। ऊपर की फिर तरफ जैसे का। ये स्ट्रेट हुआ, हमारे लंग्स को जगह मिल गई, ये फैल गए। ये फैल गए तो जो कोस्टल कैविटी थी उसको क्या हुआ? बढ़ना पड़ा, उसको स्पेस देना पड़ा। वो बड़ा हुआ तो उसकी मसल्स जो थी वो खिंच गई। मसल्स खिंचेगी तभी तो वो कैविटी बड़ी हुई तो हमारे लंग्स बड़े हुए तो हमारा जो डॉम लाइक स्ट्रक्चर था वो सीधा हो गया, लंग्स बड़े हो गए तो क्या किया? ब्रीद इन, क्योंकि सांस लेने के लिए उनके पास में पूरा स्पेस मिला। स्पेस मिल गया। अब आप लोग नीचे लिखी हुई लाइंस भी पढ़ो। Contraction of the diaphragm causes the thorax to increase in height and diameter and lungs to increase the volume. क्या हुआ? हाइट और लंग्स की जो हाइट थी और जो उसका डायमीटर था वो बड़ा होते ही उसने स्पेस दिया, वॉल्यूम दिया तो क्या हुआ? ऊपर से हवा आ गई। उसके बाद में सेकंड नीचे रखा हुआ है
Contraction of the external intercostal causes thorax to increase in diameter and lungs to increase in volume. These intercostal muscles had provided or they are contracted just because of that they can provide the appropriate space to lungs. उन्होंने अपने आप को खींचा ताकि लंग्स उसमें फैल जाए, लंग्स फैला तो उसने एयर को इनसाइड लिया. Then the last phenomena is expiration. Expiration में आप देख रहे हो diaphragm and external intercostal muscle relaxes. जैसे ही आपका डायफ्राम और आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो रिलीज हुआ, उन्होंने अपने आप को, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी कोई मसल्स है उन्होंने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया उसके बाद में रिलीज नहीं करेंगे. ऐसा कभी होता है कि आपने किसी चीज को खींचा और आप उसको खींचते ही जाओगे, छोड़ोगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं. कभी तो थक नहीं. तो जब आप थकोगे तो आप उसे छोड़ दोगे. और हमारे लंग्स जो है वो तो भैया फटाफट ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो फिर खींचेंगे चीज को छोड़ देंगे. अब जैसे उसने अपने आप को खींचा तो उन्होंने अपने लंग्स को बड़ा किया और फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया. तो फिर क्या हुआ, जो हमारा जो फ्लैट एंड डायफ्राम था वो जैसे ही उसका प्रेशर उसके ऊपर से कैविटी हल्की हुई तो वो खुद फैल गया, फिर से वो डॉम लाइक स्ट्रक्चर में बन गया. और उस स्ट्रक्चर में आते ही क्या हुआ, जो लंग्स थे, इंटरकॉस्टल मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट रिलीज होते ही उन्होंने क्या किया, अपने आप को नॉर्मल फेज में लाया. वो कैविटी जो हमारा रिब केज था वो नॉर्मल छोटा होना शुरू हुआ, तो अंदर के लंग्स को क्या मिला, जगह कम मिली. तो उन्होंने क्या किया, अपने अंदर की गैस को बाहर निकाला तो वो छोटे हो गए तो वो श्रिंक हो गए. तो उन्होंने क्या किया, जगह खाली कर दी तो हवा बाहर निकल गई, लंग्स खाली रह गए, पिचके हुए रह गए. और जो हमारा डायफ्राम था वो पहले तो खींच के ऐसे हो गया था. ज्यादा जो लोग आकड़ में आते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे स्ट्रेट होते हैं. फिर जैसे ही उनकी आकड़ निकल जाती है वो फिर से स्लाउच हो जाते हैं. ऐसे ही हमारा डायफ्राम ने किया, जब उसमें आकड़ आई मतलब उसमें हवा आई तो स्ट्रेट हो गया, फिर हवा गई तो वो डॉम लाइक स्ट्रक्चर में बन गया. तो ये सारा फिनोमेना कैसे हुआ हमारे पास में एयर के साथ. ठीक है, यस. ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का फिनोमेना समझ में आ गया कि लंग्स ने क्या क्या किया. यस मैम. Yes, ma'am. ऐसे लग रहा है जैसे 2 ही बच्चों को समझ में आ रहा है, बाकी सब सो गए. बोलेंगे भी नहीं कि हम जाग रहे हैं. कोई तो बता दो कौन कौन जाग रहा है. अरे यार कौन कौन बचे हुए क्लास में, आर्यन एंड वर्षा एंड प्रियंका सो गई लगता है. हाँ, प्रियंका बेटा उठो. नहीं उठेगी. अच्छा ठीक है, तो नाउ वी आर ऑन. जब हम लोग प्रेशर के साथ में बात करेंगे, आपको नेक्स्ट पिक्चर मैंने दिखा दी है, उसमें आप देखो कि उन सब के अंदर हमारे पास में प्रेशर के साथ में बात चल रही है. अब हम लोग यही तीनों फिनोमिनास देख रहे हैं जब हमारे पास में ब्रीदिंग इन और इंटरवल और ब्रीदिंग आउट तीनों सिचुएशंस है. सबसे पहले हम वो सिचुएशन देख रहे हैं व्हेन आवर लंग्स आर डूइंग नथिंग, दे आर ऑन स्टेबल कंडीशन. जब वो लोग ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बिटवीन द ब्रेथ, जब वो एक गैप में है. गैप में क्या चल रहा है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर है और जो हमारे इन्वायरमेंट का प्रेशर है, ये दोनों प्रेशर इक्वल है. दोनों इक्वल रहेंगे तो क्या दोनों में एक्सचेंज होगा? तो अगर हमारे पास में ये दोनों ये 50-50 होगा, ये भी इतना ये भी इतना, दोनों की तरफ मतलब एक तरफ लाल पानी एक तरफ नीला पानी, दोनों का प्रेशर सेम है तो चेंज ही नहीं होगा, दोनों बदलेंगे नहीं. दोनों कहेंगे भैया तू भी बराबर मैं भी बराबर, रंग से क्या फर्क पड़ता है ना. वैसे भी हम रेसिज्म के अगेंस्ट है तो कलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमें किससे फर्क पड़ता है, हमें प्रेशर से फर्क पड़ता है. अब हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था दैट वाज 760 mmHg and then we have Yes. intrapulmonary pressure that is 760 mg again and intrapleural pressure which is 756. Intrapleural pressure जो है वो 756 नॉर्मल है जो होना चाहिए, और ऊपर का और नीचे का जो एटमॉस्फेरिक और इंट्रापल्मोनरी है वो 760 दोनों बराबर है. अगर इन दोनों में चेंज आएगा, अगर एटमॉस्फेरिक और इंट्राप्लूरल के अंदर चेंज आएगा तभी हमारे पास में गैसियस एक्सचेंज होगा. अब हम देखते हैं ब्रीदिंग इन के अंदर क्या होता है, यानी कि इंस्पायरेशन में क्या होता है. लंग वॉल्यूम इंक्रीजेस, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज. क्यों?
क्योंकि जैसे ही लंग एक्सपेंड हुआ, जो प्लूरल कैविटी थी वो भी तो श्रिंक होगी, क्योंकि उसने उनको हाँ कवरिंग दे रखी थी, वो भी बड़ी हो गई। अब वो इतनी मोटाई के साथ में भर रही थी, लेकिन अब लंग्स ने आके उसको किया तो ये ऐसे ये पीछे की तरफ गया, तो ये कैविटी कम हुई। कम होते ही क्या हुआ, उसके अंदर प्रेशर डिक्रीज हुआ एंड देन इट रशेस इनटू द लंग्स। अब उसके अंदर अगर प्रेशर इंटर, जो आपकी बाहर की कवरिंग है, अगर उसके अंदर प्रेशर कम हुआ तो वो कहाँ जाएगी, लंग्स के अंदर की तरफ जाएगी। लंग्स के अंदर क्यों जाएगी, क्योंकि लंग्स के पास में स्पेस था, और लंग्स स्पेस के था। पास में स्पेस था तो उसके अंदर वो प्रेशर उसकी तरफ से चला गया। तो अब आप लोग लोकेशन देखो, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 760। 7 इंट्रा पल्मोनरी कितना था, 758। 758। क्योंकि हमारे लंग्स जो था वो बड़ा हो गया, खुल गया था। हाँ और इंट्राप्लूरल कैविटीज के अंदर 754 हो गया। 4। अगर उसके अंदर 754 हो गया तो अब 60 वाले को ट्रेवल करने की जगह मिल गई। हाँ अब ट्रेवल करने की जगह मिल गई तो फिर क्या होगा, गैस अंदर की तरफ आ जाएगी। आते ही उसने क्या करना है, लंग्स के अंदर जगह दे दी। नाउ हमारे पास में थर्ड प्रोसीजर है एक्सपायरेशन। Expiration is intrapulmonary pressure increases, intrapulmonary pressure। सबसे पहले जो pulmonary pressure था वो increase हुआ, lung volume decrease, lungs shrink हुए, and in the last the air moves out of the lungs। यानी कि lungs से air बाहर की तरफ निकल, बाहर बाहर कहाँ, की तरफ। बाहर की तरफ। अब आप प्रेशर देखो, लोकेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760। एटमॉस्फेयर के प्रेशर का तो हम कुछ कर नहीं सकते भाई। यस सर। इंट्रा पल्मोनरी जो होगा, यानी कि जो एल्वोलाइज के अंदर था वो 760 था, 62 हाँ 62 से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इंट्रा ऊपर। प्लूरल कैविटी जो था 752 8 था, वो भी ऊपर की तरफ। जैसे ही ऊपर। एल्वोलाई के अंदर प्रेशर बढ़ा, उसने बाहर की तरफ रिलीज किया, बाहर की तरफ रिलीज करते ही क्या हुआ, वो एनवायरनमेंट के साथ में चला गया। क्यों, क्योंकि ऊपर कितना था, 760। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो सबको पता है ना कि ये तो इतना ही रहने वाला है, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले। हम लोगों का एक्सचेंज किधर चलेगा, इंट्रा पल्मोनरी और इंटरप्लूरल के अंदर चलेगा। तो वो कहाँ चलेगा, वो एक तो प्लूरल कैविटी में चलेगा, एक एल्वोलाइज में चलेगा। अब दोनों में एक्सचेंज हुआ और हवा बाहर गई और अंदर आई। जैसे ही लंग्स ने वॉल्यूम दिया तो अंदर आई, जैसे ही लंग्स श्रिंक हुए तो बाहर चली गई। बाहर चली गई तो मतलब प्रेशर जो था हमारा इंक्रीज हुआ था, अंदर आए थे तो मतलब क्या था, हमारा प्रेशर डिक्रीज था, इसलिए वो अंदर आ गए। ये अंदर आ सिस्टम हमारे पास में मिलकर क्या काम करता है, गैसियस का गैस। लंग्स से एटमॉस्फेयर के पास जाना और एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आना। ये एक्सचेंज किधर हुआ है, लंग्स से एटमॉस्फेयर के पास और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से लंग्स के पास। लंग्स। अभी तक हमने एल्वोलाई के अंदर काम नहीं देखा है कि भैया ये ब्लड से कैसे अंदर आई और ब्लड से कैसे गई, क्योंकि यस ट्रांसपोर्टेशन तो ब्लड कर रहा था। अभी हम इस बात पे आएंगे, हम अभी बहुत पीछे रह रहे हैं। देन वी हैव, आगे हमारे पास में एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम लोगों ने मूवमेंट्स के अंदर देखा है। हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या मूवमेंट हो रहा है। सबसे पहले डायग्राम के अंदर हम वही देख रहे हैं जब हमारे पास में हमारा लंग्स कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। इसमें है हमारे पास में लंग्स, प्लूरल कैविटी, इंस्पायरेटरी मसल्स, और इस टाइम के अंदर हमारे पास में नॉर्मल है, ये चीज कोई फंक्शनिंग नहीं कर रही है। दैट मीन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो 760 था, वो भी 760, हाँ एटमॉस्फेरिक 760 था। तो नो एयर मूवमेंट। अगर दोनों 760 होंगे तो दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, नो। दोनों मिलकर रहेंगे कि भैया तू भी तेरी जगह रहे, मैं भी मेरी जगह पे रहता हूँ, हम दोनों खुश हैं। अब लड़ाई स्टार्ट हुई कि भैया एटमॉस्फेरिक के प्रेशर ने बदलना शुरू करा, इधर वालों ने भी बढ़ना शुरू करा, तो बढ़ना शुरू करेंगे तो बदला आएगा। अब हमारे पास में इंस्पिरेशन प्रेशर आया। इंस्पिरेशन के प्रोसीजर के अंदर क्या आया, हमारे पास में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और हमारा प्रेशर डिक्रीज हुआ। ये तो हमें पता है, पहले भी हम बॉयल्स लॉ में देख चुके हैं कि अगर वॉल्यूम यस बढ़ेगा सर। तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर हमारा कम हो गया। प्रेशर कहाँ का कम हुआ, एल्वोलाइज का कम हुआ, लंग्स का कम हुआ। सबसे पहले अब आप देखो इंस्पिरेशन के अंदर इंस्पायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इंस्पायरेटरी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, जो हमारा थोरेक्स है, हमारा लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज। लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, जो लंग्स के बाहर की जो कवरिंग थी उनका प्रेशर
डिक्रीज हुआ। Decrease. डिक्रीज होने हुआ तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था वो तो बड़ा था, उसने क्या करा, अंदर आना शुरू कर दिया। भाई अब मेरे को जगह मिल गई है, वॉल्यूम मेरा बढ़ गया है, उन लोगों का प्रेशर कम है, तो अब तो मैं धौंस जमाने आऊंगा ही आऊंगा। तो उसने अंदर आना शुरू कर दिया। अंदर कौन आया? एयर आई। एयर। अब एयर इनटू लंग्स, लंग्स को एयर ने भर दिया कि भैया तुम अब भरे रहो। अब भरने के बाद में कोई चीज भरी हुई कितनी देर तक रहने वाली थी, उसने फैलना शुरू किया। अब हमारे पास में आएगा एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या हुआ, इंस्पायरेटरी मसल्स जो हमारी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई थी फिर से श्रिंक हो गई। उनके श्रिंक होते हमारा जो थोरेसिक वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया। Decrease. जैसे हमारे लंग्स ऐसे बड़े हुए थे वो बेचारे श्रिंक हो गए। उनका श्रिंक होते ही क्या हुआ, लंग वॉल्यूम छोटा हो गया, कम हो गया। और लंग वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। Decrease. तो दोनों आपस में बन नहीं सकते। जैसे ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हमारा इंक्रीज हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो फिर क्या हुआ, वो चीज बाहर निकलेगी क्योंकि वॉल्यूम तो कम हो गया, प्रेशर ज्यादा कम हो हो गया, गया, तो बाहर प्रेशर निकल ज्यादा। गई। बाहर निकल गई तो हमारे लंग्स ने हवा बाहर छोड़ दी। बाहर छोड़ दी मतलब एनवायरनमेंट में आ गई। एनवायरनमेंट के आने के बाद में हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो गई। अब ये था हमारा फिनोमिना जो कि पूरा हमारे लंग्स के साथ में काम कर रहा है। लंग्स के साथ में अब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये है कि हमारा लंग्स कैसे वर्क करता है, हाउ आर लंग्स वर्किंग फॉर द एयर, हाउ इट फिल्स इन, हाउ इट फॉल्स आउट, कैसे वो सांस आउट। अंदर लेते हैं, कैसे वो बाहर छोड़ रहा है, कब अंदर आएगा कब बाहर आएगा, किसका खेल था सारा? किस? खेल का मास्टर स्ट्रोक था प्रेशर। प्रेशर। प्रेशर जो था उसने सारी कहानी बनाई, क्योंकि प्रेशर ऐसी चीज है जो कि सब कुछ कर सकता है। अब कुकर जो है, कुकर के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाए तो कुकर ब्लास्ट कर जाता है। यस मैम। और इन सबको कौन देखता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। ये चीज हम आगे देखेंगे। अभी और पढ़ना है कि हम लोग क्लास को वाइंड अप कर सकते हैं, बताओ? क्योंकि आई थिंक इट्स 12:40 ना। यस मैम। तो काफी हो गया मेरे ख्याल से आज के लिए, है ना? तो अभी कल हमें जो देखना है, मतलब फॉर द नेक्स्ट क्लास, व्हेन एवर वी हैव आवर नेक्स्ट क्लास, वी विल सी अबाउट द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग गैसेस का एक्सचेंज देखेंगे, और गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होगा? एल्वोलाइज में। अब हम एर्गोलाइज। उधर जाकर देखेंगे भैया उधर कौन सा तमाशा खड़ा किया है हमारे प्रेशर ने, कि कैसे वो चेंज होगा। और सबसे बड़ी बात हम लोग तब ये भी देखेंगे, जैसे कि हम लोग आगे देख रहे हैं कि हमारे पास में वी हैव सेवरल फिनोमिना इन आवर लंग्स, कब हम फुल्ली एक्सपायरेशन कर सकते हैं, हम लोगों का कितना कैपेसिटी है, हम लोगों की ब्रीथिंग की कैपेसिटी हम लोग देखेंगे कि हाउ मच वी कैन ब्रीथ इन, हाउ मच वी कैन फिल आवर ऑक्सीजन इन, हाउ मच वी कैन एक्सपायर, हाउ मच वी कैन रिजर्व इन द वॉल्यूम, कितनी हम लोग बीच में रख सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक के लिए कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो अभी मुझसे बात करें, मुझे बताएं तो। और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो कि हम लोग कैसा और अच्छा पढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसा कमी हमें लग रही है तो आप हमें बता सकते हो, ताकि हम लोग उसमें सुधार करेंगे। सब कुछ ठीक था तो भी बता दो कि हमने अच्छा किया। सब कुछ ठीक था। ओके। आर्यन आपको क्या लगता है, हम खराब थे कि बढ़िया थे? बढ़िया। बढ़िया, थैंक यू। दैट्स व्हाट वी वर विलिंग टू। ओके, तो ठीक है। अभी अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग को इसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो। अगर इसके बाद में भी आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आया है, तो भी आप लोग बता सकते हो इन द नेक्स्ट क्लास और टू द एडमिशन सेल कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है। वो आपको डायरेक्ट करेंगे कि आपको कैसे बात करनी है और किससे बात करनी है, कब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है? इज ठीक इट है मैम। ओके? तो मैं यस वाइंड मैम। अप करूं? यस मैम। ओके, ठीक है। तो फिर आप थैंक यू। लोग जा सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो।